दोस्तों 1 मई 2015 को वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने चौंकाने वाले प्रेडिक्शन किए थे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2015 में धरती से 940 लाइट ईयर्स दूर ऐसे SP1149 नाम के स्पाइरल गैलेक्सी में हमें एक सुपरनोवा देखने को मिलेगा। अब यहाँ लोगों को जिंदगी में एक बार भी सुपरनोवा देखने को नसीब नहीं होते और ये वैज्ञानिक फ्यूचर में होने वाले सुपरनोवा को प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो भी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। हमारे सूरज के मास से 8 गुना ज्यादा मास वाले स्टार के लिए सुपरनोवा उनकी मौत का एक इवेंट होता है। इस दौरान उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर ग्रेविटी के कारण वो अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। अब अचानक से हुए कोलैप्स से एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिसकी ब्राइटनेस एक पूरी गैलेक्सी के ब्राइटनेस से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सुपरनोवा इवेंट रोज रोज नहीं होते। 10,000 करोड़ तारों वाली एक गैलेक्सी में हमें 100 साल में 2 से 3 सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में आसमान में एक तारे की ओर देखूं और कहूं कि ये देखो, उस तारे में नवंबर तक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी तारे का कलर, मास और उसकी कंपोजिशन को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उस तारे में एक्सप्लोड कब होने वाला है, लेकिन इसका पिन पॉइंट अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। अब जरा बेटर जूस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, लेकिन कब, कल, परसों या 1 साल बाद या फिर 1 लाख साल बाद, ये कोई नहीं जानता। अब किसी स्टार के लिए 1 साल का टाइम कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत 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 ज्यादा होता है। और बस यही कारण है कि सुपरनोवा का प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेसी के साथ करना इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन वैज्ञानिक तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें हेबल स्पेस टेलीस्कोप से SP1149 गैलेक्सी के फोटोज लेने का समय मांगा था। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि उन्हें ये परमिशन दे दी गई। 30 अक्टूबर 2015 से उन्हें हर महीने SP1149 की तरफ हेबल स्पेस टेलीस्कोप को घुमाकर एक फोटो लेने की परमिशन दे दी गई। अब 30 अक्टूबर 2015 की इमेज में तो हमें कोई सुपरनोवा देखने को नहीं मिलता और अगली इमेज 14 नवंबर 2015 को खींची गई और उसमें भी कोई सुपरनोवा देखने को नहीं मिला। लेकिन 11 दिसंबर 2015 को खींची गई इस इमेज में सुपरनोवा देखने को मिलता है। ये ठीक वही था जहां उन वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया था और ये नवंबर से सिर्फ 11 दिन के अंतर में ही देखने को मिल गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यार सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और कोई कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन का 1 महीने का एस्टिमेट भी लगा सकता है। इसका कारण ये था कि वो इस सुपरनोवा को पहले ही देख चुके थे और वो भी 1 नहीं 4 बार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस इवेंट के 1 साल पहले 20 नवंबर 2014 को हेबल ने ये इमेजेस कैप्चर की थी। यहाँ आपको ये 4 ब्राइट डॉट्स दिख रहे होंगे। असल में ये उसी सुपरनोवा की 4 अलग अलग इमेजेस हैं। इसके पीछे का कारण है ग्रेविटेशनल लेंसेज। ग्रेविटेशनल लेंसेज के कारण दूर यूनिवर्स की गैलेक्सीज हमें मैग्नीफाइंग लगती हैं और उसका शेप काफी अजीब लगने लगता है। अगर दूर कोई गैलेक्सी में बैठे एलियंस हमारे मिल्की वे को देख रहे होंगे तो शायद वो भी ग्रेविटेशनल लेंसेज के कारण मिल्की वे के अजीब शेप को देख रहे होंगे। दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसेज के लिए मेनली 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला सोर्स, दूसरा लेंस और तीसरा टेलीस्कोप। अगर सोर्स और लेंस सिमेट्रिक हैं और तीनों चीजें एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं तो हमें आइंस्टाइन रिंग बनती हुई दिखती है। लेंसेज के चारों ओर हमें आती हुई लाइट उस ऑब्जेक्ट को पानी की बूंद जैसी एक रिंग के फॉर्म में दिखती है। अगर सोर्स और लेंस सिमेट्रिक होता है लेकिन ये तीनों एक लाइन में नहीं होते तो हमें आइंस्टाइन रिंग में डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। हो सकता है कि हमें आधी आधी रिंग 2 जगह पर दिखने को मिले। वहीं अगर सोर्स और लेंस सिमेट्रिक नहीं है लेकिन तीनों एक ही लाइन पर हैं तो हमें जो देखने को मिलता है तो उसे हम आइंस्टाइन क्रॉस कहते हैं। SP1149 वाले सुपरनोवा में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हुआ ये कि आज से करीब 938 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी के एक तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और उससे निकलने वाली लाइट चारों डायरेक्शन में फैल गई। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले जब धरती बनी भी नहीं थी, उस समय सुपरनोवा से आने वाले लाइट रेस का सामना मैक J1149 0.5 प्लस 2223 नाम के एक मेगा स्ट्रक्चर से हो गया। इस मेगा स्ट्रक्चर में कई गैलेक्सी और डार्क मैटर ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। अब हुआ ये था कि उस सुपरनोवा से निकली लाइट रेस जब इस मेगा स्ट्रक्चर से गुजरी तो यहाँ ये आकर एक इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी से टकरा गई जो बिल्कुल उसी जगह पर अलाइन थे जहाँ पर आज हमारी धरती होने वाली थी। उससे टकराने के बाद
लाइट डाइवर्ज होने लगी, लेकिन ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन के कारण ये कन्वर्ज होकर धरती की साइड वापस आ गई। और यही कारण है कि हमें सुपरनोवा 4 अलग अलग जगहों पर दिखा। सिर्फ 4 अलग अलग जगहों पर ही नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर भी दिखा। पहली बार इस सुपरनोवा की इमेज देखने के बाद ये 5 दिन से लेकर 21 दिन के अंतर में दिखाई देती रही। अब इस अंतर को समझने के कारण ही वो वैज्ञानिक ये प्रेडिक्ट कर पाए कि आने वाले समय में हमें ये फिर जरूर दिखेगा। जब उस इलिप्टिकल गैलेक्सी ने लेंस का रूप लेकर लाइट रे को धरती की ओर कन्वर्ज किया था, तो वो रेस अलग अलग कर्व बनाती हुई निकली थी और इन सभी को पृथ्वी तक पहुंचने में अलग अलग समय लगा। दरअसल इस लाइट को ट्रेवल करने में लगा एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, बल्कि ग्रेविटेशनल टाइम डिले था। साल 1964 में अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट इरविन शैपिरो इस ग्रेविटेशनल टाइम डिले को कैलकुलेट करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अलग अलग कंडीशन में वीनस पर रेडियो सिग्नल्स भेजे। एक बार जब धरती और वीनस सूरज के सेम साइड पर थे और एक बार जब दोनों अलग अलग साइड पर थे। इस दौरान उन्हें 200 माइक्रोसेकंड्स का डिले देखने को मिला, जो कि सूरज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण ही हो रहा था। आज अगर हमें वाइग्रस और पायोनिस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने या उससे आने वाले सिग्नल्स को कैलकुलेट करना हो तो शैपिरो टाइम डिले का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा अप्लाई करना होता है। इस सुपरनोवा के हर एक इमेजेस में आपको एक गैलेक्सी भी हर बार दिखाई दे रही होगी। ये वही गैलेक्सी है जिसमें ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। अब इस गैलेक्सी के कुछ इमेजेस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है तो कुछ में नहीं भी मिलता। दरअसल इसका कारण ये है कि इनमें से कुछ इमेजेस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद की हैं और कुछ में अभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं। अब ये सारी चीजें दिखाती है कि हम इंसान लाइट के बारे में कितना डीपली जान चुके हैं और हम यूनिवर्स में कितने कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस मल्टी लेंस सुपरनोवा ने हम इंसानों के लिए यूनिवर्स के एक और मिस्ट्री को सुलझाने का मौका दिया है और वो मिस्ट्री है रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी हमारा यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। फिलहाल हम इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स का यूज करते हैं। पहला है डिस्टेंस लैडर मेथड और दूसरा है लैम्डा CMD मेथड। अब डिस्टेंस लैडर मेथड में हम अपनी आसपास की गैलेक्सी में मौजूद सेफियड वेरिएबल स्टार की खोज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी ब्राइटनेस कितनी है और वो कितने ब्राइट हमें नजर आते हैं। अब इसका अंदाजा लगाने के बाद हम देखते हैं कि उनकी लाइट कितनी रेड शिफ्ट हो रही है। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड मिलती है, जो कि 74 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक की है। अब आपको बता दूं कि 1 मेगा पारसेक में 3.26 इंटू 10⁶ लाइट ईयर होता है। मतलब अगर 2 गैलेक्सीज के बीच में 1 मेगा पारसेक की डिस्टेंस है तो हर एक सेकंड में वे एक दूसरे से 74 किलोमीटर दूर जा रही हैं। दूसरे मेथड में अर्लियर यूनिवर्स के इमेज को एज्यूम करके उसके साथ आज के यूनिवर्स में वे चेंजेस को कंपेयर करते हैं और इस तरह हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में मदद मिलती है। अब इस मेथड से जो वैल्यू निकलती है वो है 67 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक की है। इन दोनों वैल्यूज में काफी अंतर देखने को मिल रहा है और ये अंतर यूनिवर्स के हमारी अंडरस्टैंडिंग को काफी हद तक प्रभावित करता है और बस यही कारण है कि हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए एक नई मेथड की तलाश में हैं। ऐसा ही एक मेथड है मल्टी लेंस सुपरनोवा को ऑब्जर्व करना, जो कि हमने इस कंडीशन में किया। साल 1966 सुजर रेफल्स नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने मल्टी लेंस सुपरनोवा की मदद से यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने का एक मेथड दिया था, जिसे हम रेफसल्ड मेथड कहते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल टाइम डिले की मदद से यूनिवर्स का एक्सपेंशन मेजर किया जाता है और इस मेथड से निकलने वाली वैल्यू थी 64 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक की। अब भाई वैल्यू तो ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हम इंसानों की एडवांस होती साइंटिफिक नॉलेज को दिखाने के लिए काफी है। आने वाले समय में हम डेफिनेटली और भी ऐसे मल्टी लेंस सुपरनोवा की खोज करेंगे और पहेली को सुलझा लेंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारी सुपरनोवा की सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें